नहीं करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो जॉब क्रिएशन करती है वो आज भी इस देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं कर पा रही है। उसको आपको तैयार करना है। दिस इज एब्सोल्युटली ए सर्वाइवल चैलेंज, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर और आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचना है। कंप्लायंस की कॉस्ट भी है, आपको ये सब समझना है। इनवॉइस मैचिंग, ये सब के 1 करोड़ 2 करोड़ का जो धंधा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये सब समझना, कानून का पालन करना कितना शक्य होगा और कौन से प्रोफेशनल की सेवा वो ले पाएंगे और प्रोफेशनल कितने लोगों को इस प्रकार की सेवा दे पाएगा, कौन सी कोर्स पे दे पाएगा। ये सारी चैलेंजेस है, उसको हर एक को अपने अपने तरह से समझना है और चैलेंज को निपटना है। बट ये देखिए, सबसे दुखद बात ये है कि ये जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई की जो मैटर है आरसीएम की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो न तो जून के ड्राफ्ट लॉ में था, न तो वो नवंबर के ड्राफ्ट लॉ में था, वो खाली मार्च में बैकडोर मेथड से डाल दिया गया है प्रोविजन। Nobody has discussed about it except we professionals. We were crying from the roof कि क्या हो रहा है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री तो अपने, क्योंकि हमारे डीएनए में है, जो होगा देखा जाएगा, जो बाजू वाले का होगा वो हमारा होगा, जो सबका होगा वो हमारा होगा। बहुत ही कड़ी कीमत उसकी चुकाएंगे। आई होप आई विल बी प्रूव्ड रॉन्ग इन ऑल माई एप्रीहेंशंस। टुडे यहाँ पे बैठ के ये एकदम विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग कि ऑल दिस माई फियर्स एंड एप्रीहेंशंस, मे गॉड प्रूव रॉन्ग मी रॉन्ग। आई एम विलिंग टू बी बेसिकली ब्रांडेड एज अ लाफिंग स्टॉक। भले मेरी परिस्थिति हास्यास्पद हो जाए, बट मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं गलत ठहरूँ। वी आर वेरी फ्यू माइनॉरिटी प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। Concept is good. I have no other concept which I have come across as a professional which is better than the current indirect tax system. Absolutely marvelous concept under the current circumstances. We are simply killing the concept. We are tightening everything. We have picked up everything wrong and then imposing on the law people. कोई भी कानून, नानी पालखीवाला ने जैसे कहा, you cannot make the law simply keeping the tax evaders in mind. कर चोरों को नज़र में रख के, थोड़े बहुत लोगों को नज़र में रख के कानून, टैक्स का कानून नहीं बनाया जा सकता। कर चोरों के लिए कानून का सख्ती से काम लेना है और राष्ट्रीय हित में है, बट उन लोगों को नज़र में रख के कानून बनाना राष्ट्रीय हित में नहीं है, नानी पालखीवाला कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ पैथेटिक ऑब्सेशन ऑन पार्ट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द लॉ टू मेक द लॉज कीपिंग फ्यू टैक्स इवेडर्स इन माइंड and in the process inflicting the miseries and uncomprehensible burden on the large honest taxpayers, small. और बाद में वो कहते हैं a departmental store which is only preoccupied with the shoplifting is a sure candidate for stagnation. जो डिपार्टमेंटल स्टोर का सिर्फ वही मालिक का ध्यान वही रहता है कि मेरी दुकान से चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, उसकी कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है, वो वहीं पे वही रहेगा। दिस आर द वर्ड्स ऑफ नानी पालखीवाला। बट एनीवे, तो आरसीएम वगैरह आपको ख्याल में रखना है। प्रिंसिपल एजेंट, इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंट्रास्टेट सप्लाई वैल्यू, अगर आप एडवांस में लेते हो पैसा और वो अगर आप सप्लाई के सामने एडजस्ट करोगे तो उसके पर पहले आपको जीएसटी भरना है। अगर रिफंडेबल डिपॉजिट है तो जीएसटी नहीं भरना है, बट अगर एडवांसिस है और आप उसको सप्लाई के सामने एडजस्ट करोगे फाइनल प्राइस के सामने, आपको जीएसटी भरना है उसके पर। नॉट ओनली दैट, उस समय आपको पहले एक रिसिप्ट वाउचर बनाना है और अगर कोई भी कारण से सप्लाई आप नहीं कर पाए तो आपको रिफंड वाउचर बनाना है। एडवांस के सारे रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं और वो एडवांस आप आईजीएसटी करोगे, एडवांस तो आप ले रहे हो, वो एडवांस के सामने आप सप्लाई विद इन महाराष्ट्र करोगे या आउटसाइड महाराष्ट्र करोगे, वो अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये समझ के करना है कि आप आउटसाइड महाराष्ट्र करने वाले हो, तो आपको पहले आईजीएसटी भरना है। उसके बाद अगर वो एडवांस अगर आपने विद इन महाराष्ट्र सप्लाई के सामने एडजस्ट किया तो पहले आप सीजीएसटी एसजीएसटी भरो और आईजीएसटी का रिफंड लो। फर्स्ट टाइम एडवांसेस आर नाउ लायबल टू जीएसटी। सर्विस टैक्स में सर्विसेज पहले भर देते हैं हम, बट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज गोइंग टू क्रिएट अनदर हेवोक फॉर एवरीबडी। इसका एक ही रास्ता शायद हो सकता है, आप एडवांस लो लिक्विडिटी और सिक्योरिटी के कारण, बट सो इट एज अ डिपॉजिट ऑन द डे व्हेन यू मेक द फाइनल सप्लाई। आप जब इनवॉइस बनाओगे आप ये उनको वापस करो पैसा एडवांस का और उसके फुल कीमत वसूल करो।
फ़ोन पे उनको बता दो मैं एडवांस का आरटीजीएस कर रहा हूँ, तो फुल पेमेंट का आरटीजीएस कर। देर इज़ नो अदर वे आउट, बट एडवांस बी केयरफुल, क्योंकि स्पेक्टिकल फ्रेम में ज़्यादातर अनलेस द कस्टमर इज़ नोन देर इज़ अ टेंडेंसी टू टेक द एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर। खास करके जब फ्रेम की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, फैंसी फ्रेम आ रही है, फॉरेन से ब्रांडेड फ्रेम आ रही है, तो ऑब्वियसली वन वुड लाइक टू टेक सम एडवांस, तो या तो उसको रिकॉर्ड पे नहीं करना है। बाकी ई वे बिल की बात मैं नहीं करूँगा, ई वे बिल 6 महीने तो ऑलमोस्ट हो गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग ई वे बिल ओनली टू कम ओनली इन द नेक्स्ट ईयर। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ई वे बिल टू कम बिफोर दैट, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट द ई वे बिल नाउ। फाइनली, बिफोर I will not conclude here. I will straight go to the question answers. Straight. I don't know सबके पास ये question answer है कि नहीं, but मैं आपके questions में पढ़ते रहूँगा और आपको उसका the first one is single branch optician. What are the condition for eligible for composition dealer? मैंने आपको कहा मुख्य condition बोल दी मैंने आपको composition की 75 lakh is the basically the eligibility criteria. When will be the effective date of composition levy? Composition levy will be effective from the date of the appointed date, that is from 1 जुलाई। अगर जीएसटी से आ रही है तो 1 जुलाई से इफेक्टिव होगी, बट उसके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपको 16-17 का देखना है कि 75 लाख से मैं नीचे हूँ या नहीं हूँ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये दो अलग टेक्निकल संज्ञा है, तो वो उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा अलग है। वो लोग कंपोजिशन लेवी का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। जो लोगों के पास स्टॉक में मैंने कहा कि इंटरस्टेट स्टॉक है कोई भी तरह से 30 जून को, वो लोग कंपोजिशन का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। देन अगर आपने यूआरडी परचेस किया तो भी जीएसटी का फ़ायदा नहीं मिले, कंपोजिशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा अनलेस यू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर दैट, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देन ओनली आपको कंपोजिशन में आप जा पाएंगे आपके अनरजिस्टर्ड सप्लाई पे। फिर आपको नोटिफाइड गुड्स जो सरकार बाद में अगर कर सकती है, तो वो अगर माल अगर आप बनाते हो सप्लाई करते हो तो उसको आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हो, बट वी विल हैव टू वेट। सो फार दे हैव नॉट नोटिफाइड, ऑब्वियसली नोटिफिकेशन विल कम ओनली आफ्टर लॉ बिकम्स ऑपरेशनल। आपको बिल ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन वाले को टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना है, उनको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना है। दैट बिल ऑफ सप्लाई की सारी पर्टिकुलर्स दी गई है। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वेदर टैक्स इनवॉइस, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, रिसीव वाउचर, बिल ऑफ सप्लाई, उसमें सारी पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब की कर दी है। वो पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, फॉर्मेट आप कुछ भी नक्की करो, बट उसमें वो पर्टिकुलर्स होनी चाहिए। आपको नोटिस और साइन बोर्ड पे मैंने जैसे कहा आपको वो रिमार्क्स लगाना है। जो रेट मैंने कहा फिर भी रिपीट कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरर के लिए 2%, ट्रेडर के लिए 1% और रेस्टोरा के लिए 5%। जो अदर कंडीशन में जो है तो आपको इंटरस्टेट सप्लाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, उनके थ्रू अगर आप अपना माल बेच रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हो। अगर उनके थ्रू अगर आपका माल सप्लाई हो रहा है, आप अगर सेल कर रहे हो तो आप नहीं जा सकते हो। आपके अगर एक ही पैन नंबर में एक से अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है, या तो विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, तो सबके लिए आपको एक साथ में कंपोजिशन में जाना है और 75 लाख का फ़ायदा आपको सबके लिए साथ में मिलेगा। आप गुजरात राज्य में अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे आप टैक्स भरो या एग्जम्पशन लो, और यहाँ पे महाराष्ट्र में आप कंपोजिशन लो, पैन नंबर एक ही है, दैट इज़ नॉट अलाउड। इसको कॉमन फॉर एवरीथिंग थ्रू आउट द कंट्री, ऑल द एस्टैब्लिशमेंट्स विच आर कवर्ड बाय वन सिंगल पैन नंबर। कंपोजिट सप्लाई में आप न तो टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, न तो आप क्रेडिट आप ले सकते हो। तो दिस आर द मेन कंडीशंस। Customer select frame 9003 first, lenses 9001, optician cut lenses as per frame shape and feeds the lenses into the frame. So now it is spectacle 9004, which is the correct method to raise the invoice for spectacle made. So frame and lenses is mentioned separately in invoice, only spectacle mentioned in invoice. I know weight और excise में एक judicial pronouncement का मुद्दा रह चुका है. I am very clear, my personal view is what you are selling is a spectacle. You are not selling lens, you are not selling frame to the customer, you are selling spectacle to the customer. आप वारंटी भी जो दे रहे हो पूरी फ्रेम की दे रहे हो, कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेम लेके वापस आता है, डिस्क्रिप्शन. सो देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन, दिस इज, इफ एट ऑल दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ कंपोजिट सप्लाई where frame and lenses are all together. So therefore the bill should be one only, and this वो बिल उसमें स्पेक्टिकल का ही आपका उसमें बिल
ये उसके पर आपको टैक्स जो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको भरना है। तो 9004 में ही डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्टिकल फ्रेम फॉर मेटल, स्पेक्टिकल फ्रेम फॉर ऑफ ग्लास, उसके हिसाब से उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको करना है। कस्टमर सिलेक्ट फ्रेम एंड लेंसेज, ऑप्टिशियन सेंड सिलेक्टेड फ्रेम एंड लेंसेज टू कारीगर मोस्टली अनरजिस्टर्ड फॉर फिटिंग लेंसेज into selected frame that makes complete spectacle. What documentation for job work is required? What GST on unregistered Karigar? Thank you. Karigar charges. Now, job work under section 143 is allowed from principal to job worker without payment of tax and process material without payment of tax. Right? However, job worker is subject to 20 lakh exemption limit. तो अगर उसका 20 लाख के ऊपर अगर जा रहा है जॉब चार्जेस ये CBSE गाइड के हिसाब से, तो जॉब वर्कर को भी रजिस्ट्रेशन लेना है। ही विल चार्ज GST ऑन हिज जॉब चार्जेस विच विल बी अवेलेबल टू द प्रिंसिपल एज अ क्रेडिट। और जॉब वर्कर अगर 20 लाख की क्रेडिट ले रहा है, एग्जम्पशन ले रहा है, तो रिवर्स चार्ज में प्रिंसिपल को टैक्स भरना है। नाउ अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस डॉक्यूमेंटेशन इज ओके। मैं डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे नहीं जा रहा हूँ। एवरी मूवमेंट वेदर एज अ कंपोजिट सप्लाई डीलर, वेदर एज ए एग्जम्प्टेड डीलर को भी बिल ऑफ सप्लाई बनाना है। एज अ टैक्सेबल पर्सन आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। एडवांस के लिए आपको जो रिसीव वाउचर बनाना है। सप्लाई न की हो, एडवांस वापस दे रहे हो तो रिफंड वाउचर बनाना है। रिवर्स चार्ज में आपको पेमेंट वाउचर बनाना है। उसके पहले आपको इनवॉइस बनाना है। दिस एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द डॉक्यूमेंट। सम आर स्पेसिफाइड, details are specified, some are not specified. This is a pure technical method. But everything you can devise your own document within the godown factory, within Maharashtra state. Suppose आपको कुछ मूवमेंट करनी है ऑफिस से अपनी दूसरी जगह पे, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स या तो हम डिवाइस कर सकते हैं, आई मीन यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, या इट इज प्रिस्क्राइब। तो ये जॉब वर्क, अदरवाइज देयर इज नो इश्यू अबाउट द जॉब वर्क। डू ऑप्टिशियन हैव टू मेंटेन इन्वेंटरी रजिस्टर में एलाबोरेट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है। डिटेल रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। 6 साल के लिए रिकॉर्ड्स को रखना है। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं, आपके ट्रेडिंग की एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं, आपके सर्विस अगर कुछ है तो उसके रिकॉर्ड आपको अलग रखने हैं। क्रेडिट का जो पूल है वो कॉमन है। तो यहाँ पे एक बात मैं शायद आपको नहीं बता पाया, आई एम सॉरी। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी CGST की, SGST की, वो आपकी विद इन महाराष्ट्र स्टेट की सप्लाई पे आपको मिलेगी। आप अगर बाहर से कुछ खरीद कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज, तो उसके पर आपको IGST की क्रेडिट मिलेगी। आज आपको CST की क्रेडिट नहीं मिलती है। और उसको जो यूटिलाइज करना है, सेंट्रल GST को पहले आपको CGST के सामने यूज़ करना है, उसके बाद आपको IGST के सामने यूज़ करना है। स्टेट GST के सामने आप CGST को यूज़ नहीं कर सकते हो। SGST को आपको पहले SGST के सामने यूज़ करना है, बाद में IGST के सामने यूज़ करना है। आप CGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। और इंटीग्रेटेड GST को आपको पहले IGST पे यूज़ करना है, बाद में CGST को यूज़ करना है, और उसके बाद SGST के लिए यूज़ करना है। ये ऑर्डर को कंपल्सरीली आपको मेंटेन करना है। एनी मिसमैच इन दिस ऑर्डर देयर इज अ डिफिकल्टी, इट इज़ अ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स और रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। CGST to CGST first, then IGST. SGST to SGST first, then IGST. IGST to IGST, then CGST, then SGST. This everything taxable person will have to keep it in mind. Do optician give free accessories like cases, code, cleaning solution, etc.? Should it be shown in invoice? Any free accessories, it is better to show it in an invoice. It is better if you show it. If you are maintaining the inventory, और उसमें से प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर उसमें से कोई समय कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में वो एक्सेसरी के लिए अगर आप चार्ज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स. So therefore it is better that these are shown separately along with this. Then it's a full composite supply. उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. टर्नओवर ऑफ 20 लाख 75 लाख टू बी काउंटेड फ्रॉम विच डेट फॉर 27-18. कंपोजिशन डीलर में आपको काउंट करना है लास्ट ईयर के हिसाब से, फिर 1 जुलाई से. GST अगर 1 जुलाई को आया, 20 लाख आपको 1 जुलाई से ही सीधा काउंट करना है. एग्रीगेट टर्नओवर को 1 जुलाई से ही सीधा काउंट करना है. आज की तारीख में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी नोटिफिकेशन सो फार फॉर 20 लाख एग्जम्पशन. उन्होंने एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन दिया है. क्यों एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स नहीं कहा है कानून में? I don't know whether notification like our small scale exemption notification will be issued or not. शायद वो इसलिए नहीं कि the moment they exempt it by a notification from tax, तो उनके जो मकसद है
कि अनरजिस्टर्ड को भी मुझे अंदर ले लेना है इनडायरेक्टली, बिकॉज देन इट डज नॉट बिकम टैक्सेबल सप्लाई. If 20 lakh exemption is governed by notification, then it becomes non-taxable supply. तो रिवर्स चार्ज का कानून लागू नहीं होता है फिर. और वो काफ़ी डेविलिश डायबोलिकल डिज़ाइन है कंप्लीट लॉ की. द लास्ट वन, सॉरी, इफ एडवांस मनी इज टेकन, आई ऑलरेडी कवर्ड दैट. एडवांस में आपको टैक्स भरना है अगर आप उसको फाइनल सप्लाई के सामने एडजस्ट करने वाले हो. अगर एडजस्ट नहीं करने वाले हो, अगर रिफंडेबल है, तो देन देयर इज नो क्वेश्चन, राइट. If customer orders for spectacle and asks for delivery out of Maharashtra, out of India by post, is it OMS sale? आज की तारीख में जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वगैरह का जो कंसेप्ट है, आप उनको इंटर स्टेट सप्लाई समझ कर चलिए. कस्टमर ऑर्डर्स यू कैन क्लियर इट ऑन पेमेंट ऑफ IGST टू अदर स्टेट. यू कैन क्लियर इट फॉर एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट आइदर अंडर बॉन्ड और अंडर रिबेट क्लेम. आइदर वे यू विल गेट द फुल रिफंड ऑफ वॉट एवर GST यू हैव पेड. सो आपको उसमें कोई OMS वगैरह का कंसेप्ट नहीं है. इंटर स्टेट सप्लाई है, IGST भरना है आपके वहाँ पे. आपके जो भी है, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी आप किसी को सप्लाई कर रहे हो